हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान अच्छे से आप लोग रख रहे होंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया और किस देश से लिया गया है, कब लिया गया है, इसमें कितने सारे हम लोगों के राइट्स हैं, वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 में आता है। किस में है? ये पार्ट 3 में आता है। ठीक है, ये पार्ट 3 में है। 12 से 35 तक, 12 से 35 तक इसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया। ये अमेरिका से प्रभावित है और इसे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत का एक इतना विस्तृत है। मूल अधिकार हमारे भारत में इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि ऐसा किसी भी संविधान में नहीं लिखा गया है, ना कहा गया है। ठीक है, वास्तव में मूल अधिकार के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकार के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया। मूल अधिकार का तात्पर्य मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से लेकर ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, जो नागरिक की आज़ादी है उसकी ये रक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को भी मर्यादित करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्ति की सरकार बनाना। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट्स का? तो ये कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्ति की सरकार। मूल अधिकार का नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, मूल अधिकार का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, इसको सुरक्षा प्रदान किया गया है। जो राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है। इसका मूल अधिकार ही नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है। ठीक है, इसकी गारंटी दी गई है कि आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट आपका डीपीएसपी का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि मूल अधिकार का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान किया गया है, जो राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल अधिकार इसीलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति का चहुमुखी विकास करता है, जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सब में जो है इसका विकास करता है। अब मूल अधिकार जो है वो 7 अधिकार है। एक समता का अधिकार है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। समता का जो अधिकार है, एक सेकेंड, समता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। ठीक है, ये समता का अधिकार है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 के अंदर आता है। फिर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 के अंदर आता है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 के अंदर आता है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 से 30 के अंदर आता है। फिर है फिर संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वो 31 के अंदर आता है। फिर संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो 32 के अंदर आता है। ठीक है, वो 32 के अंदर आते हैं। ये सारे राइट्स हैं जो कि आपको एक जानना चाहिए। इंडियन सिटीजन्स होने के नाते आप लोगों को इतने सारे राइट्स जानने चाहिए। लेकिन अभी जो है वो 6 मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स जो है अभी 6 है। संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया है। किससे हटाया गया है? तो वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 300 के तहत रखा गया है। ठीक है, इसको जो है अधिकार बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी फ़िलहाल 6 मूल अधिकार के बारे में हम लोगों को जानना है।
देखिए इसमें पार्ट थर्ड है, ठीक है। पार्ट थर्ड में आता है मूल अधिकार, आर्टिकल्स 12 से 35 में है। संविधान निर्माता ये प्रभावित किससे हुआ है, तो अमेरिका से हुआ है। पार्ट थर्ड को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इंडियाज़ मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद संविधान के 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है आपका समता का अधिकार, जो आर्टिकल्स 14 से 18 में आता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 के अंदर आता है। फिर स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंदर आता है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो 25 से 28 में आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के अंदर आता है। फिर संपत्ति का अधिकार 31 में आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में आता है। अभी इसको जो है वो हटा दिया गया, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये सारे हैं, ठीक है। मूल अधिकार की विशेषताएं, इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। राइट टू सिटीजन्स टू प्रिश्यूर्स देयर कल्चर्स एंड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का भी अधिकार है, ये करती है। प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। फिर है प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक उसको कहा गया है जहाँ पे जैसे कि अभी इंडिया है, ठीक है। इंडिया में अभी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू है, हिंदू है। और जैसे कि एक कोई आप जगह ले लीजिए, क्षेत्र ले लीजिए, जैसे कि बिहार है, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग के रिलीजियंस रह रहे हैं, ठीक है। तो जिस रिलीजियंस की संख्या अधिक होगी और जिसकी कम होगी, मीन्स जिसका कम होगा वो अल्पसंख्यक में आएगा, ठीक है। मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है, उनको क्लासिफिकेशन भी किया गया है। मूल अधिकार की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स है, थोड़ा सा मैं उसको और डीपली में जाना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा और कर रहा है कि मैं डीपली में थोड़ा बता दूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति, जैसे कि परिषद एवं कंपनी, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिर्फ नागरिक के लिए, मीन्स जो इंडियन सिटीजनशिप्स है उनके लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य सभी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है जो मैंने सिटीजनशिप में डिस्कस करा है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल्स इंडियन को प्राप्त है और कौन से फॉरेन कंट्री को, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये असीमित नहीं है, लेकिन ये वाद्य योग है। वाद्य योग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, राज्य उन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। राज्य जो है इस पे प्रतिबंध लगा सकती है, घटा सकती है। आप देखते होंगे कि जब भी इमरजेंसी लगता है तो सारे आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोगों के छीन लिए जाते हैं, लेकिन कभी भी 20 और 21 का जो है वो नहीं छीना जाता है, क्योंकि 21 में जो है हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात करते हैं, ठीक है। और 20 में जो है ना वो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। इसीलिए 20 और 21 इमरजेंसी लगने पे ख़त्म नहीं होता है। और कुछ ऐसी है जो कि फीचर्स है वो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर इसके उल्लंघन भी, मतलब इसका अधिकार का अगर हनन हो रहा है, आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, वहाँ आपका निर्णय लिया जाएगा। इस तरीके से व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम रखती है। संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। और कुछ तीसरा पॉइंट ये भी देख लेते हैं, कुछ मामला ऐसे होते हैं जिनको कि छोड़ करके ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं, जैसे कि राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई, व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होता है, जबकि अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो या किसी व्यक्ति द्वारा इसकी उल्लंघन हो रहा हो तो वो संवैधानिक उपाय होता है, ना कि व्यक्तिगत प्रतिकार होता है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, राज्य के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रहा है या कोई व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है, तो वो अधिकार राज्य के खिलाफ होगा, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है। यहाँ ये मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और तीसरा ये देख सकते हैं कि
अगर आपको मूल अधिकार दिया गया है तो उसमें कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, इसीलिए ये कुछ नकारात्मक विशेषता वाला है, जैसे कि राज्य के पदाधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक भी है, जैसे कि व्यक्ति के लिए विशेष सुविधा प्रदान करता है, ये प्रावधान करती है। और लास्ट में मैं मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों को मैं कंपेयर करके डिस्कस करूँगी। ये न्यायोचित है, मीन्स जब इसका उल्लंघन होता है तो इसमें आपको न्याय देने की गारंटी भी प्रदान की गई, जबकि डीपीएसपी का जब उल्लंघन होता है तो इसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और ये न्यायोचित नहीं है। इसका हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई गारंटी जो है नहीं दिया गया है, जबकि मूल अधिकार को गारंटी दिया गया। मूल अधिकार का हनन होने पर आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। फिर है पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि वो केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर के जाए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप केवल उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट ही जाए, आप चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जो है, तीसरा ये देखिए कि फंडामेंटल राइट जो है ये स्थायी नहीं है, मीन्स ये मतलब ये जो है ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। संसद जो है इसमें कम कर सकती है, राइट्स को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। संशोधन अधिनियम के तहत इसको किया जा सकता है, ना कि किसी साधारण कोई विधेयक लाए और उसके बाद में इसको संशोधन कर दिए। ऐसा नहीं किया जाता है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। ये सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना ही किया जा सकता है। मूल अधिकार के संशोधन को जो है और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे चल के, इसमें थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन किया गया है, इतना ही आप अभी जानिए। जब राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जब लगता है, जब एक्टिव होता है, तब उसमें मैं बताई हूँ कि 20 और 21 जो है वो छोड़ करके बाकी जितनी भी अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते। अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार जो है, मूल 6 अधिकार, इवन उसको भी स्थगित कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है, इसे सशस्त्र, जिसको कि सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, ठीक है, उसके आधार पर ये स्थगित नहीं किया जाता है। और उसके बाद 31 क में ये भी कहा गया, 31 क हो या फिर 31 ए भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा किया गया है। और जब 31 ख में ये कहा गया है कि कुछ अधिनियम और विनिमय का विधि मान्यकरण, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो देख लेते हैं। आर्टिकल्स 12 में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होगी। कभी ये सुने हैं कि किसी एक राज्य में अलग कानून बनाया गया है, दूसरे राज्य में अलग कानून बनाया गया है? नहीं, ये आर्टिकल्स 12 कहती है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य में, ठीक है, ये पूरी राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू है। द फंडामेंटल राइट्स आर इक्वल एप्लीकेबल्स थ्रू आउट द टेरिटरी। आर्टिकल्स 13 में ये कहा गया है, रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसे तत्व न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो सकते हैं। मीन्स कोई भी पुरानी परंपरा हो, ठीक है, अगर वो आज की डेट में हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो वो न्यायालय के द्वारा उसको अवैध घोषित किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि बहुत पुराना परंपरा पहले था सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा थी। तो जब संविधान बनाया गया था तो उस समय में सती प्रथा को अच्छा नहीं माना गया था, वो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। तो मौलिक अधिकार किस आर्टिकल्स का हनन हो रहा था? तो वो आर्टिकल्स 21 का हनन हो रहा था। 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो वो प्राण जो है पति मतलब सती हो जाना, वो प्राण ही न जा रहा था, तो प्राण जाना वो आर्टिकल्स 21 के विरुद्ध था, इसीलिए उसको हटा करके 21 में ये कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ऐसी जो रूढ़ि परंपरा थी, न्यायालय इसको अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी परंपराएं होंगी जो
प्रेजेंट में मौलिक अधिकार का हनन करेगा, उसको न्यायालय कोर्ट जो है वो अवैध घोषित कर देगी, अनवैलिड कर देगी। ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल्स 14 में कहा गया है कि कानून के सामने समान समता। ठीक है। कानून चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी हो, कानून के सामने सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। चाहे वो नागरिक नागरिक इंडिया को या फिर वो किसी दूसरे देश का हो। आर्टिकल्स 15 में कहा गया है जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं। जैसे कि कोई निचली जाति का है, उसके साथ छुआछूत वगैरह किया जाता है कि ये मतलब इस जाति का, इस धर्म का है, इससे भेदभाव कर रहे हैं, तो वो भेदभाव जो है किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकते हैं आप। अभी सबको एक समान दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा मतलब फिर है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता, लोक नियोजन की समता। कोई भी रोजगार हो, कोई भी जैसे वैकेंसीज वगैरह निकलती है, कोई भी फॉर्म वगैरह निकलता है, तो ऐसा नहीं है ना कि इस राज्य के लोग भरेंगे और दूसरे राज्य के लोग नहीं भरेंगे, या फिर कोई ऊंची जाति का लोग भरेगा, निचली जाति का लोग नहीं भरेंगे। ऐसा भी तो नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति भर सकता है, कोई गरीब व्यक्ति नहीं भर सकता, ऐसा तो नहीं है। आर्टिकल 16 उसको ये राइट दे रही है, ये अधिकार दे रही है कि दोनों को बराबर तरीके से भर सकता है फॉर्म। ठीक है। दोनों बराबर तरीके से लोक नियोजन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों भर सकता है, दोनों की योग्यताएं देखी जाएगी। ये सब आर्टिकल 16 में कह सकते हैं। तो आप एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि SC/STs को सीट क्यों रिजर्व दी जाती है? तो कोई भी जैसे ऊंचा हो, ठीक है, कोई भी ऊंचा हो और उसको और दूसरा कोई नीचा है, ठीक है, कोई ऊंचा बहुत हो, ज़्यादा सुखी संपन्न है, शिक्षा है, आखिर किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए और खाना चाहिए। ठीक है। तो शिक्षा और खाना अगर कोई बहुत ऊंचे लेवल पे है और कोई दूसरा जो है बहुत नीचे लेवल पे, उसको एक टाइम का खाना तक भी नसीब नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तो इसके बराबर करना होगा ना। तो बराबर करने के लिए ही आर्टिकल्स 32 जो है वो आपको राइट देती है कि किसी भी लोग की भलाई के लिए उसके लिए कोई अगर पॉलिसी निकाला जाए तो आपका आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। इसीलिए आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि ये SC/STs को सीट रिजर्व दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? यहाँ पे तो कहा गया है कि लोक नियोजन की समता मीन्स दोनों को बराबर इक्वालिटी देने का। आप लोग फॉर्म वगैरह भरते होंगे, देखते होंगे सीट इतना रिजर्व है, मतलब वहाँ पे उन लोगों को थोड़ी छूट दी जाती है, जैसे कि OBCs जनरल में फॉर्म की सिक्योरिटी मनी ली जाती है, बट SC/ST और महिलाओं में किसी फॉर्म में सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाती है। तो ये सब जो है ना, ये आर्टिकल्स के विरुद्ध नहीं है। ये आर्टिकल्स 32 जो है वो 33 जो है वो देती है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ ला सकती हैं। कौन लाएगा? तो ये राज्य सरकार लाती है। ठीक है। राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में लाती है। फिर है आपका अस्पृश्यता का अंत मीन्स एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी छुआछूत है, जो भी छुआछूत वगैरह है, उन सभी का जो है इसमें अंत के लिए कहा गया है। ठीक है। इसको समाप्त करने के लिए भी कहा गया। ये जो है ना 1976 में ऐसा अधिनियम लाया गया था जिसको संशोधन करके नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया था। इसमें जो है ना विस्तार से और मतलब ये अधिनियम जब मैं आगे टोटल डिस्कस करूँगी, मतलब फर्स्ट में कौन सा अधिनियम आया था, कि कौन कौन से अधिनियम थे, ये सारा मैं एक्स्ट्रा वीडियो क्लास में मैं डिस्कस कर दूँगी। जैसे कि अभी संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसी तरीके से जितने भी अधिनियम है ये सब मैं एक्स्ट्रा वीडियो क्लास में मैं बता दूंगी ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अस्पृश्यता शब्द जो है ना वो संविधान में ना, उसमें संविधान में जो है नहीं बताया गया है, इस शब्द को उपयोग नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। इसको जो है मैसूर उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दिया गया है। शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ के लिए इसका सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रयोग किया गया है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी शब्द को संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया, कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया। ये पहली बार कहाँ लाया गया था? तो मैसूर के उच्च न्यायालय में लाया गया था और उसी में इस शब्द को व्यवस्था दिया गया है। ठीक है।
उसके बाद में जो अनटचेबिलिटी है, इसमें कुछ ऐसे अधिनियम्स हैं जो कि अपराध को माना गया है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, कहीं भी पूजा नहीं करने देना, ठीक है, कहीं पर पूजा से रोकना, ये सब जो है ना, ये अस्पृश्यता के विरुद्ध है। तो इसका मतलब ही यही है कि जो छुआछूत है उस चीज़ को ख़त्म करना। जैसे कि कोई परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना। जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, कोई मंदिर है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऊंचा जाति का, बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी अच्छी है, बहुत संपूर्ण पूरी तरीके से पूरी फैमिली, मतलब एक है ना, पढ़ा लिखा, सब चीज़ से पूर्ण है, वो मंदिर जा सकता है। लेकिन कोई अगर निचली जाति का है, किसी के पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो वो मंदिर नहीं जा सकता। तो ये इस तरीके से भेदभाव, छुआछूत था। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया है, इस चीज़ को ख़त्म किया गया है। और आर्टिकल्स राइट देती है कि सभी इक्वल जा सकते हैं होटल में, सार्वजनिक स्थल में, कोई जहाँ पे मनोरंजन हो रहा है, इंटरटेनमेंट स्थल हो रहा है, पूजा करने के लिए सभी लोग जा सकते हैं एक बराबर, ठीक है। इसी अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना भी अपराध है, ठीक है। जैसे कि कोई मतलब अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी आप बेइज्जती कर दिए, तो ये जो है ना, ये अपराध माना जाएगा। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, छुआछूत का अंत कहा गया है। फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, ठीक है। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर वो कोई सामान बेच रहा है या कोई सेवा दे रहा है, तो उससे रोकना भी ये जो है छुआछूत का अंत इसमें कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधि का अंत, ठीक है। उपाधि कहने का मतलब यहाँ ये सेंस जा रहा है कि जो पहले के लोग थे, मीन्स जो गवर्नर थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो हमारे देश पे एक समय हुआ करती थी, जो शासन किया करती थी, तो वो लोग के समय जो है ना, दिया जाता था उपाधि। और फिर अंग्रेज के ज़माने में राजा, महाराजा, धीराज, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, ये सब की जो है ना उपाधि दिया करती थी। तो ये सब उपाधि का अंत किया गया है। लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ की पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ठीक है, पद्म श्री है, ये सब अवार्ड है, ये सब भी तो उपाधि है। तो रुक जाइए, ये उपाधि नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये वैलिड है, ये वैलिड है। और ये कब आया था, तो 1996 में, ठीक है। ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस उपाधि को वैलिड ठहराया है, ठीक है। वो उपाधि कौन कौन सी है, तो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ये सब जो है ना, ये वैलिड है। ये न्यायालय के द्वारा जो है, ये पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है, ठीक है। ये पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है। इसमें जो है ना, ये कहा गया है कि समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, इसीलिए उपाधि का अंत किया गया। उपाधि वो जो है ना, वो इक्वालिटी को दर्शा नहीं रहा था, वे समानता का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी जो है, वो उसको जो है ख़त्म कर रहा था। इसी वजह से उपाधियों का अंत किया गया। इसमें जो है ना, 4 प्रावधान किए गए हैं उपाधियों के अंत में। इसमें जो है, जैसे कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सेवाएं और कोई उपाधि प्रदान नहीं करना, ठीक है, ये सब निषेध किया गया है। ये भी इसमें निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी भारत का नागरिक हो, अगर बिना राष्ट्रपति के परमिशन से वो किसी अन्य विदेश की उपाधि को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और इसमें चौथा और लास्ट पॉइंट ये भी कहा गया है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए आपको राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति आपको सहमति देते हैं, तो आप उस उपाधि को या फिर उस पुरस्कार को आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। और 1977 में मोरारजी देसाई वाली जब सरकार आई थी जनता पार्टी की, तब वो जो है तोड़ दी थी। और फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। कब आई थी? तो 1980 में जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, तो फिर से इसको प्रारंभ कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। किस पुरस्कार को? तो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, फिर
पद्म भूषण, ये सभी पुरस्कार को फिर से चालू कर दिया गया था, ऑन कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं 19 में कहा गया है कि इसमें 6 अधिकार की गारंटी दी गई है, ठीक है। इसमें 6 अधिकार की, ऐसे इसमें 7 था, बट संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया। संपत्ति का अधिकार हटाने का मतलब है, क्यों क्यों हटाया गया, इसका रीज़न है क्योंकि जैसे कि ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, और जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसे मानिए कि इसे यहाँ पे कोई पटरी बिछाने वाले हैं, ठीक है, सरकार यहाँ पे पटरी बिछाएगी, तो और यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, तो ये पटरी जो है यहाँ से होके ही जाएगी ना। ये ऐसा तो नहीं कि पटरी अब इधर मुड़ेगा फिर इधर से ये जाएगा, नहीं है ना। तो ये अगर इधर से जा रही है, शॉर्ट पड़ रही है, तो फिर आपका बीच में जो घर आ रहा है, इसमें तो नागरिक जो है, नागरिक सिटीजन, वो तो कहेगी कोर्ट में जाकर ये तो मेरा अधिकार है, मूल अधिकार है, हम कैसे अपनी संपत्ति को जाने दें, तो वो तो जाने नहीं देगा। इसीलिए इसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। अगर किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी काम हो रहा हो, अगर उसके बीच में आपका घर आ जाता है या फिर आपका कोई भी तरह का संपत्ति आ जाता है, ताकि गवर्नमेंट उसको हटा करके अपना संपत्ति वहाँ लगा सकती है। इसीलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम करके, ठीक है। इसीलिए इसमें 6 अधिकार की गारंटी दी गई है, 7 नहीं, ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कितने अधिकार है, 6, 7, 8, 9, तो आपको किस में टिक करना है, 6 में टिक करना है, ठीक है। पहला आर्टिकल्स 19 ए में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है इसमें शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अब हमको कोई भी सम्मेलन करना है, कोई मीटिंग करना है, तो वहाँ पे शांति से सम्मेलन करने का अधिकार है। कोई संगम या सरकारी समिति बनाने का, जैसे संगठन बनाने का अधिकार है। भ्रमण करने का, जैसे कि हम किसी एक राज्य से, बिहार राज्य से हैं, ठीक है, अगर हमको किसी दूसरे राज्य में भ्रमण करना है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, बिना किसी वीज़ा परमिशन के। लेकिन हाँ, अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आपको उसके लिए वीज़ा वगैरह बनाना पड़ेगा, पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक है। कहीं भी अगर हमको घूमने गए, भ्रमण करने गए, हमको ये जगह पसंद आ गया, तो वहाँ पे बस जाने का भी अधिकार है। अगर हम वहाँ बस गए तो बसने के बाद हमको कुछ चाहिए ना खाने पीने के लिए, ऐसा थोड़ी जी लेंगे, तो उसके लिए व्यापार कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कारोबार करने के लिए भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये सारे अधिकार आपको आर्टिकल्स 19 में कहे गए हैं, ठीक है। इन सभी अधिकार की जो रक्षा है वो 6 अधिकार की रक्षा केवल राज्य के मामले में, ना कि निजी मामले में। ये सब जो जो अधिकार दिए गए ये राज्य के मामले में, निजी मामले में नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये अधिकार केवल नागरिक और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, ना कि किसी विदेशी या कानूनी जैसे लोगों की कंपनियों के लिए है, ठीक है। इसमें जो है अब समझते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। जैसे कि कोई कानून आया, कोई बिल आया है, ठीक है, और वो बिल नागरिक को पसंद नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो उस पर बोल सकती है, वो अभिव्यक्ति कर सकती है, ठीक है। ये इसमें कहने का मतलब ये हुआ। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलने एवं अभिव्यक्ति करने की जो स्वतंत्रता है वो कुछ दी गई, जैसे कि अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार दिया गया। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, इससे मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, इसके लिए जो पंपलेट वगैरह छापते हैं, तो क्या छापने के लिए मुझे किसी गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा? नहीं, ये मेरा खुद का राइट है। मैं वो पंपलेट छाप करके मैं चिपका सकती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे जगह पर चिपकाना है जहाँ पे कोई मतलब पब्लिक चीज़ का नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है। तो वो इसमें कहा जा रहा है। फिर प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, कोई भी टैपिंग किया जाता है। फिर प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार है। फिर सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है।
है, फिर शांति का अधिकार है, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है, प्रदर्शन या विरोध का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। कोई भी चीज़ का अगर विरोध करना है, प्रदर्शन करना है तो आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स 19 के तहत इतने सारे चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। राज्य जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकती है? राज्य लगा सकती है। ध्यान में रखिएगा, कौन लगा सकती है? राज्य लगा सकती है किसी भी व्यक्ति एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध जो समझेगी वो लगा सकती है। जैसे कि भारत की एकता एवं संप्रभुता, ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रतिबंध वो लगाएगी। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना करना, किसी अपराध में संलिप्तता, ये सब पे जो है वो अपना प्रतिबंध लगा सकती है। फिर दूसरा है आपका शांतिपूर्ण सम्मेलन, ठीक है। शांतिपूर्ण सम्मेलन जो है वो किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार देती है। मीन्स बिना हथियार के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार दिया गया है। इसमें शामिल जैसे कि सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन करने का है, ठीक है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब सार्वजनिक का मतलब हो गया जहाँ पब्लिसिटी है, वहाँ पे आप शांति वातावरण है, अब उसको भंग करते हैं तो ये फिर आपको उसके लिए पनिश्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे इसमें ये कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को भंग नहीं कर सकते हैं। किसी भी संगठन और सार्वजनिक शांति के लिए भंग नहीं है, ठीक है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत की एकता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण लगा सकता है, ठीक है। फिर आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 जो है वो कभी कभी देखते होंगे आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाते हैं। कब लगाया जाता है? ये चुनाव के समय लगाया जाता है 144 धारा। तो 144 धारा जो है वो आईपीसी की धारा 1973 के अंतर्गत आता है। ये एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी मतलब कोई खतरा है उसको रोक सकती है। रोकने के आधार का मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन के व्यवधान, दंगा भड़काने का भी खतरा रहता है, तो ये सब को रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता धारा 141 भी लगाया जाता है। फिर एक तो 141 जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि 5 या उससे अधिक लोग जो है वो संगठित नहीं हो सकते हैं। 5 या उससे अधिक लोग जो है कहीं भी एक जगह झुंड बना के, ग्रुप बना करके नहीं चल सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं। ये गैर कानूनी हो सकता है, किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो सकता है, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, ठीक है, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव हो, सरकार या उसके कर्मचारियों को उसकी विधियों शक्तियों के लिए प्रयोग हेतु धमकाना, ये सब आईपीसी धारा 141 के अंदर जो है कहा गया। ये सब 5 तरीके के बातें हैं। उसके बाद फिर है आपका संगम या सहकारी समितियां। संगम या सहकारी समिति का मतलब ये हुआ कि सभी नागरिकों सभा, संघ या सहकारी समिति संगठित करने का अधिकार है। जितने भी नागरिक हैं इंडिया के, भारत के नागरिक हैं, उन सभी को अधिकार है। कोई जैसे कि राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसको राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। कोई कंपनी बनाना चाहता है तो वो कंपनी बनाएगा। साझा फर्म बनाना चाहता है तो वो साझा फर्म भी स्थापित करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर है क्लब संगठन करना, व्यापार संगठन या लोगों को किसी अन्य इकाई बनाना। ये सब जो है ना आर्टिकल्स 19 के अंतर्गत आता है और आप यह कर सकते हैं, ठीक है। केवल संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद फिर है आपका भ्रमण, कहीं भी आप मतलब घूमने के लिए जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल्स 19 में कहा गया है कि इसमें 2 तरीके का भाग है। देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, देशों के लिए किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार है। वहाँ घर बनाने का
आप अस्थायी रूप से घर बना के रह सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार आपको आर्टिकल्स 19 देती है। तो आर्टिकल्स 19 के अंदर हम लोग क्या क्या सीखें वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर व्यवसाय करने का भी अधिकार है। व्यवसाय, बस जाने का अधिकार हो गया, फिर व्यवसाय करने का अधिकार है। व्यवसाय मतलब किसी भी नागरिक को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने, फिर अपना व्यापार शुरू करने का अधिकार। जैसे कि मैं कोई भी बिजनेस करना चाहती हूँ, जैसे मैं कपड़ा का बिजनेस करना चाहती हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट से परमिशन लूँगी कि मुझे कपड़ा का बिजनेस करना है या मुझे किसी भी चीज़ का बिजनेस करना है? जी नहीं, मैं परमिशन इसके लिए नहीं लूँगी। ये मेरा अधिकार है कि मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। राज्य सार्वजनिक हित के लिए जो भी उनको लगेगा वो युक्तियुक्त प्रतिबंध तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को ज़रूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं भी जारी रख सकता है। इस प्रकार से जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग मीन्स इंडस्ट्रीज पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्य के लिए एकाधिकार को न्योचित ठहराने की कोई आवश्यकता उसमें नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है इसमें 19 तो खत्म हो गया, फिर 20 देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स 20 में क्या कहा गया है। इसमें तो बता ही चुकी हूँ कि संपत्ति का अधिकार खत्म है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, सॉरी 1978 के द्वारा, उस समय मैं वहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गई थी। 1997 नहीं होगा, 1978 होगा। ठीक है, आर्टिकल्स 20 में ये कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे कि कोई अपराधी है, ठीक है, कोई जैसे कि अपराध है, वो मर्डर करके पहुंचा है, ठीक है, तो वो अपराध जो है अपने दोष सिद्धि के लिए, वो अपने दोष सिद्धि के लिए कोई भी संरक्षण जो है ले सकता है। कोई भी एडवोकेट जो है वो अपना कर सकता है कोई भी व्यक्ति को, ये उसका कानूनी अधिकार है। ज़रूरी नहीं है कि जो लॉयर है ढूंढ के देगा वही है, तो वो कोई भी लॉयर को अपना दोष सिद्धि के लिए अपना खुद को प्रूव करने के लिए ले सकता है। ठीक है, जब तक कि उसे कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित किया गया है। उसके बाद इसमें जो है ना, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो तो एक बार वो अगर कोई जुल्म किया है, कोई अपराध किया, तो उसको एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, उसको एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक अपराध किया तो उसको बार बार हम सजा देंगे। ए तुम ये किए थे इस टाइम, तो फिर अब फिर से तुमको इसके लिए मतलब दंडित किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई एक अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जेल में डाल करके उनको बहुत बार पीटा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ पे भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उनको आर्टिकल्स 21 देती है। ठीक है, आर्टिकल्स 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें जो है ना, ये पहली बार कब लाया गया था, तो प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950। ठीक है, प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 आया था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स 21 में उन्होंने व्याख्या किया था और उन्होंने कहा था कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ठीक है, 21 में अभिव्यक्ति है, मीन्स वो अपना प्राण, वो जो अपना प्राण है, फिर अपने जो मतलब दैहिक है शरीर जो है, उनकी रक्षा करने के लिए उनको स्वतंत्रता दिया गया है। फिर दूसरा जो है ना, वो मेनका मामला आया था। जब मेनका मामला आया था तब उसमें कहा गया था कि आर्टिकल्स 21 के भाग के रूप में कुछ अधिकार का घोषणा किया गया था। तो कुछ अधिकार जो है, ये अधिकार बहुत ज़्यादा लंबे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, फिर भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, किसी भी इंसान को उसका अधिकार है कि वो पूरी तरीके से मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जिए। मीन्स किसी को शर्मिंदा करके या किसी को बार बार आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, किसी को बार बार आप शर्मिंदा, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंच नीच, जैसा भी इंसान हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को इंसान हो, हर इंसान को एक जैसा प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, फिर है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। जैसे कि आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकल रही है, तो उस पर आप पे फाइन लग सकता है, क्योंकि ये किसी भी इंसान को हार्म पहुंचाएगा। आर्टिकल्स 21 के विरुद्ध है ये कि आप पेट्रोल, मतलब उसमें जो है पॉल्यूशन वगैरह कुछ गाड़ी में लगाया जाता है जिससे पॉल्यूशन कम हो, और उसका एक
कूपन भी कटवाया जाता है पॉल्यूशन का। तो वो सब अगर आप नहीं करते हैं और बिना करवाए आप चल रहे हैं रास्ते में और आपकी गाड़ी से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रही है, तो यही जो है पॉल्यूशन को फैला रहा है, इसीलिए आपको उस पे भी पनिश्ड किया जाएगा। तो इसकी भी अधिकार देते हैं कि आप प्रदूषित रहित पूरे मतलब स्वच्छ वातावरण में आप जी सकते हैं, क्योंकि उस धुआं से कैंसर वगैरह होता है। फिर जीवन का रक्षा का अधिकार भी आपको आर्टिकल्स 21 देती है। फिर निजता का अधिकार मीन्स आपके प्राइवेसी का भी अधिकार आर्टिकल्स 21 देती है। मीन्स आपको अगर जैसे कि अभी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, अगर आप किसी को चाहें तो अपना पासवर्ड आईडी शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप क्यों किसी को शेयर करेंगे? कोई आपसे ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता है, ठीक है? तो ये आपकी प्राइवेसी का हनन होगा, इसीलिए प्राइवेसी के भी राइट दिया गया। फिर आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार मीन्स आपको स्वस्थ जीने का अधिकार आर्टिकल्स 21 देता है। आप मतलब गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन करके घूमे, आप छोटे जाति के हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको 21 आर्टिकल्स 21 जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहने का अधिकार देती है। फिर आर्टिकल्स 21 जो है वो 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको एजुकेशन देने का भी अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार है। जैसे कि कोई कोर्ट है, वहाँ पे जो लॉयर वगैरह रहते हैं मीन्स उनको फ़ीस वगैरह दे करके भी कराया जाता है अपना, तो आपको निःशुल्क कानूनी सहायता भी दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ सरकारी लॉयर भी रहते हैं, ठीक है? फिर अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई आपको जेल में अकेले बंद कर रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे अकेले क्यों बंद कर रहे हो, उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार है बोलने का, ठीक है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, जैसे कि कहीं पे भी आप सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है जल्दी, तो आप त्वरित सुनवाई का भी आपको अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई पुलिस आया आपके घर पे और बिना कुछ बोले, बिना कुछ चार्ज दिए, बिना कुछ कहे आपको हथकड़ी लगा दिया, तो आपको पूछने का हक है। आर्टिकल्स 21 आपको अधिकार देती है कि आप उनसे पूछेंगे कि ये मुझे जो हथकड़ियाँ लगाई जा रही है ये क्यों लगाई जा रही है, मैंने किया क्या है, किस लिए लगाई जा रही है। तो ये आर्टिकल्स 21 जो है आपको ये सब अधिकार देती है। तो आर्टिकल्स 21 में बहुत सारे अधिकार, और मैं कितना बताऊँ, ठीक है? और जानना है, ठीक है? तो मैं और सॉरी, ठीक है, मैं और बता देती हूँ। जितने भी अमानवीय व्यवहार होते हैं उनके विरुद्ध भी अधिकार जो है आपको आर्टिकल्स 21 देती है। जैसे कि कोई सभा हो रहा है कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे 4 लोग बड़े बड़े आदमी इकट्ठा हुए हैं और कोई एक छोटा व्यक्ति है, मतलब एक छोटा सा काम करता है और उसे 4-5 लोग खूब उसकी बेइज्जती कर दिए, तो ये उस बेइज्जती के विरुद्ध बोलने का अधिकार भी है, आपको आर्टिकल्स 21 देती है। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। विदेश यात्रा करने का आपको अधिकार आर्टिकल्स 21 देती है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, एसएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है आर्टिकल्स 21 से, ठीक है? बंधुआ मजदूर करने का अधिकार, उसके विरुद्ध जो अधिकार है, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है। मीन्स बंधुआ मजदूरी कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं से भी पकड़ के लाएं, उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। मीन्स अगर हम उनको बोले कि 4 बजे तक काम करना है, ठीक है, और उनसे मैं रात 8 बजे तक काम करवा रही हूँ और उनका जो चार्ज है वो 500 रुपया बनता है, लेकिन मैं उनको पूरा दिन 100 रुपया में ही काम करवा रही हूँ, तो मैं उनका शोषण कर रही हूँ। तो शोषण के विरुद्ध भी अधिकार जो है आपको 21 में दिया गया है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई हिरासत जेल में कैदी है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध बोलने का भी अधिकार है, आर्टिकल्स 21 देती है, ठीक है? आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, जैसे कि कहीं पे आपातकालीन लग गया तो वहाँ पे तो आपके सारा आर्टिकल्स छीन लिया जाएगा, लेकिन आपका आर्टिकल्स 21 जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। जैसे आप जन्म ले लिए वैसे आपका आर्टिकल्स आपके साथ ही जन्म ले लिया, ठीक है? तो चिकित्सा जो भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड है वो सारी सुविधाएं आपको इमरजेंसीज में भी मिलेगी। फिर सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का भी अधिकार है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है आपको, कैदी के लिए जीवन में आवश्यकता का अधिकार है, महिलाओं के साथ अनादर सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। किसी भी लेडीज़ हो उसके साथ आप अभद्र तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उनको छेड़ नहीं सकते हैं, उनका सम्मान करने का भी अधिकार आपको दिया गया है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, फांसी कभी भी पब्लिक में नहीं दिया जाता है, वो किसी एकांत जगह में और सुबह में दिया जाता है, ठीक है? तो सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अगर कोई कहीं पे दिया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। फिर सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील करने का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा एवं पारिवारिक
संरक्षण का भी अधिकार है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार है, बार कैटरर्स के विरुद्ध अधिकार है, जीवन बीमा पॉलिसी जिसको कि आप LIC कहते हैं उसके विनियोग का भी अधिकार है, फिर है शयन का अधिकार, सोने का अधिकार है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, विद्युत बिजली का भी अधिकार है। आर्टिकल 21 जो है आपको इतना सारा अधिकार देती है और ये सब आप भूलेंगे नहीं। मैं मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इतना एक्सप्लेन करके बताते हैं, मैं तो सारा एक्सप्लेन करके बता दी, ठीक है। आर्टिकल्स 21 क बोलिए या फिर ए बोलिए, एक ही बात है, ये आपको शिक्षा का अधिकार देती है, ठीक है। ये जो है 6 से 14 साल के बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत उच्च या व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या आएगी, ये मत समझिएगा शिक्षा का अधिकार कहने का मतलब इसमें उच्च या फिर कोई हाई एजुकेशनल या कंपटीशन का शिक्षा हो ये आती होगी, जी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा आती है, हायर एजुकेशन इसमें नहीं आती। आर्टिकल्स 21 क में हायर एजुकेशन नहीं आता है, सिर्फ इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के बारे में कहा गया है। ये कब लाया गया था, तो 86 संविधान संशोधन अधिनियम करके ये 2002 में लाया गया था, ठीक है। इसमें लाया गया था और ये उस समय जो है ना एक मील का पत्थर भी साबित किया गया था, सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर ये साबित हुआ था। ये दूसरा क्रांति का लहर उस समय उठाया था, ठीक है। फिर भाग 4 में जो है अनुच्छेद 45 बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें जो है ना बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो भाग 4 मीन्स बोले तो DPSP में पढ़ना है हम लोगों को। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसके बाद आपका DPSP आएगा, फिर आपका मूल कर्तव्य आएगा। तो ये सब आपका जो है आर्टिकल्स 21 क के अंदर आता है। आर्टिकल्स 22 जो है वो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया है। फिर है आपका निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध संरक्षण प्रदान किया गया, मतलब हिरासत जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक दंड विषयक में जिसमें कि कठोर सजा दिया जाता है, एक निवारक। कठोर कहने का मतलब है कि कोई मर्डर करके व्यक्ति पहुंचा तो उसको कठोर सजा दिया जाएगा। अब कोई कैसे मामूली झगड़ा हो गया, छोटा मोटा झगड़ा, तो वो उसको जो है सुन करके छोड़ दिया जाता है। दंड निवारक जो होता है ना उसमें एक व्यक्ति को दंड दिया जाता है जिससे अपराध स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। जो अपराध स्वीकार करता है उसको दंड दिया जाता है, अदालत उसे दंड देती है। फिर उसके बाद में निवारक में ये है कि उसको सिर्फ बुलाएगा सुनवाई के लिए अदालत कोर्ट जो होती है वो सिर्फ सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और उसको जो है दोषी ठहराया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देता है, ठीक है। उसके बाद आपका भाग 23 आता है। भाग 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम पर निषेध किया गया है। मानव दुर्व्यवहार का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी बच्चे से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना, इस पे जो है ये प्रतिबंध लगाता है। कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी कानून का जो उल्लंघन होगा वो दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। मीन्स जो इंडिया के सिटीजन्स हैं और जो मतलब फॉरेन सिटीजन्स हैं वो दोनों के लिए ये आर्टिकल्स लागू होता है। इस दोनों के लिए ये लागू किया गया है। मानव दुर्व्यवहार शब्द जो है उसका कहने का मतलब ये है कि पुरुष महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। कहने का मतलब कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों के साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते, उन लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि उन लोगों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आज में क्या है, लोग मानते नहीं है, करते ही है। फिर देवदासी का भी जो है निषेध किया गया, दास जो है उसका भी निषेध किया गया। आप किसी का दास नहीं बन सकते, आप अपनी ज़िंदगी पूरे प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जी सकते हैं, किसी की देवदासी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कृतियों पर दंडित करने का संसद जो है ये सब लागू किए। फिर उसके बाद में बेगार कहने का मतलब ये हुआ किसी से ज़बरदस्ती काम करवा लेना, ठीक है। अनुच्छेद 23 में बेगार के अलावा बालात श्रम को भी
बताया गया है। जैसे कि बंधुआ मजदूर हो गया, उस पे भी जो है ना ये रोक लगाता है। बालाश्रम का अर्थ मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना, उसका इच्छा है भी नहीं और उससे ज़बरदस्ती काम ले रहे हैं, तो ये जो है बालाश्रम के अंदर आएगा। बालाश्रम जो है केवल शारीरिक या कानूनी बालाश्रम ही शामिल नहीं होता है, इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा, जैसे कि हो गया न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना। जैसे कि अभी किसी भी मजदूर का जो एक चार्ज होना चाहिए वो 500 जैसे कि होता है, वैसे मुझे नहीं उतना पता, बट एग्ज़ाम्पल 500 है और उसे 100 रुपया में ही दे करके काम करवा रहे हैं, तो ये क्या है, ये बालात मजदूरी है। ठीक है, इस ये सब जो है ना इस पर रोक लगाती है। फिर उसके बाद में कारखानों में बच्चों को रोजगार का निषेध। कोई जैसे कि स्टील फैक्ट्री है, लोहा का कारखाना है, बहुत बड़ा बड़ा कारखाना है, उसमें किसी छोटे छोटे बच्चों को लगाना, ये सब निषेध किया गया है। फिर 25 में ये कहा गया है धर्म के प्रकटन प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको ज़बरदस्ती किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य जो है नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, आपको अधिकार दिया गया है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जैसे कि आप आज कोई मुस्लिम है, तो अगर आपको हिंदू धर्म को मानना है तो आप मान सकते हैं, या हिंदू या मुस्लिम धर्म को मानना है मान सकते हैं। जैसे कि आप हिंदू हैं, आपको जैन धर्म को मानना है तो आप मान सकते हैं। फिर आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक या मूर्ति प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना और पोषण का अधिकार। जैसे कि कहीं पे मतलब हमको एक संस्था बनाना है, वहाँ पे मूर्ति रखना है और पूजा करना है, तो ये सब का अधिकार आपको दिया गया। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का भी अधिकार आपको दिया गया है। फिर उसके बाद में संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, जैसे कि कोई पूजा वगैरह होता है, चंदा वगैरह लेने आता है, तो ये सब का अधिकार आपको दिया गया है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, ये सब आपका 26 में कहा गया है। 27 में कहा गया है कि विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान है। ठीक है, जो विशेष किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को जैसे कि कोई पूजा है, उसमें कोई चंदा लेने के लिए आया हुआ है घर पे, तो आपको वो बाध्य नहीं करेगा कि आप मुझे चंदा दीजिए ही दीजिए। ठीक है, आप मुझे टैक्स दीजिए ही दीजिए, किसी भी धन के लिए जो है वो आपको बाध्य नहीं। आपकी इच्छा है तो आप दीजिए चंदा, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी इसमें कहा गया है कि मतलब कहीं से भी राज्य सरकार को टैक्स जमा होकर के आ रही है, तो राज्य सरकार इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि किसी एक धर्म के लिए वो किसी मूर्ति का स्थापना करे या किसी मंदिर का स्थापना करे या फिर उसके रख रखाव के लिए व्यवस्था करे। ये राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होगी। व्यवस्था को किसी धर्म का दूसरे मुकाबले में पक्ष लेने से ये रोकता है। ठीक है, इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि जो टैक्स है ना, वो टैक्स का प्रयोग सभी धर्म के रख रखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है, किसी एक धर्म के लिए नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल टैक्स के लिए किया जाता है, शुल्क पे नहीं किया जाता है। ठीक है, जो भी शुल्क लगाता है ना, तो उसका उद्देश्य होता है धार्मिक संस्था पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना। इसी तरीके से तीर्थ यात्रा से शुल्क की उगाही की जा सकती है, ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। इस तरीके से जो है आप आर्टिकल्स 27 को देखें। अब आर्टिकल्स 28 देखते हैं। आर्टिकल्स 28 में कहा गया धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत राज्य निधि के पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। मैं अपने लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, उसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जैसे कि संस्कृत ऐसा नहीं है कि संस्कृत एज एक लैंग्वेज है, वो कोई धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक शिक्षा नहीं है। जैसे कि किसी स्कूल में उर्दू का शिक्षा दिया जाता है, तो वो उसका मुस्लिम ही उस चीज़ को पढ़ेगा ऐसा नहीं है, वो एक धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। वो एक लैंग्वेज है, वो एक क्या है, एक लैंग्वेज, एक भाषा है, वो उसकी शिक्षा आप ले सकते हैं। तो एक किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में संस्कृत पढ़ाना सिर्फ हिंदुओं की तरफ ध्यान देना ही ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो उसमें
संस्कृत पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि हाँ आप मुस्लिम है या हिंदू है या सिख या जैन है या बौद्धिज़्म है या वही लोग पढ़ सकता है संस्कृत, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को इक्वालिटी दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता होगा वहाँ पे उर्दू वगैरह भी, मैथिली वगैरह भी दिया जाता है कि आप उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। तो आर्टिकल 28 में कहने का मतलब यही हुआ कि जो धार्मिक शिक्षा है ना, वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको पूरी तरीके से इक्वालिटी मिलता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आर्टिकल 29 में जो है वो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, वो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। यह जो है ना, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को जिनकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, आप किसी भी राज्य में रहिए, आपको अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति जो भी हो सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो है वह किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्था में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स जो है 29 देती है। आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है वो जैसे कि अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकती है, चला सकती है, वो पढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है ना आर्टिकल्स 30 में कहा गया है। फिर उसके बाद में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, इसको जो है हटा दिया गया है अभी। फिर आर्टिकल्स 31 क में कहा गया है, ये जो है ना ये कानून की सुरक्षा देती है, जैसे संपदा का अधिग्रहण करना, अधिनियम एवं विनियोग की वैधता, फिर डीपीएसपी सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाले कानूनी की सुरक्षा, ये आर्टिकल्स 31C में कहा गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल्स 32 में ये कहा गया है कि अधिकारी को परिवर्तित करने के लिए, जैसे कोई भी, इसका मतलब 32 का यही उद्देश्य है, पर्पस है कि ये जो है ना सभी मूल अधिकार जो है वो उसकी गारंटी लेती है। ठीक है, 32 जो है ये सभी मूल अधिकार की गारंटी लेती है और 32A को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसका कोई ये नहीं है। और आर्टिकल 33 में ये कहा गया है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, सिर्फ संसद को परिवर्तन करने का अधिकार है। मीन्स जो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी सीमा बल पे होते हैं उन लोगों को अपनी बातें गुप्त रखने का मतलब कहा जाता है कि अभी वो कहाँ है, नहीं है, किस क्षेत्र में, किस क्या मतलब ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो उन लोगों को फ़ोन वगैरह नहीं दिया जाता है, तो अभी कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं ये अपने परिवार तक को भी नहीं बताते हैं। तो इसमें सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार दिया गया, इसमें जो परिवर्तन कर सकती है वो सिर्फ संसद कर सकती है। 34 में मार्शल लॉ के बारे में कहा गया है। फिर 35 में विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून दिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ संसद को ही अधिकार है इसको परिवर्तित करने का। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स जो है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि वो 1 घंटे का और क्लास होगा। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, 1 घंटे का और क्लास होगा। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से समझिए, जो समझ में नहीं आए वो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।